नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो खबर है वो ऐसी खबर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को, पूरी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी तक को पतले दस्त लगा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी खबर होगी कि यार मोदी जी डर गए। पहले तो वो चीन से ही डरे हुए, चीन का तो नाम लेते ही नहीं है। खैर उसकी बात छोड़िए, बात जो करने वाला हूं उसके बारे में मैं आपसे बहुत खुल के बात कर रहा हूं कि जो सवाल कल राहुल गांधी ने उठाए थे अर्णब गोस्वामी के बारे में, क्योंकि आज एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा इतनी गिरा दी गई कि एक पत्रकार के पास सारी पार्टी के राज रहते हैं। अब जो मैंने वीडियोस बनाए थे, जो मैंने सवाल उठाए थे अपने वीडियोस में, शायद कांग्रेस ने उनको देख करके संज्ञान लिया या उन्हें खुद अकल आई या राहुल गांधी ने बोला उसको देख करके अकल आई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको पूरे किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, नेगलेक्ट किया। अब जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो पैसे वाला मीडिया है। हमारा मीडिया तो भैया खुद का चैनल है। आई ऐसे वैसे थोड़ी है। हिंदुस्तान में नेहरू जी बना गए थे 70 साल में, उसी का खा रहे हैं बना करके। लेकिन चलिए, लेकिन हमारा चैनल है और इस चैनल जो है गंभीरता के साथ अपनी बात कहना चाहेगा। दोस्तों आज का खूबसूरत ट्वीट सबसे पहले खूबसूरती के साथ दिखाना चाहूंगा, जिसमें हिंदुस्तान की जीत की बात की गई, क्रिकेट टीम की जीत की बात की गई, और जिसमें एक ऐसा संदेश छुपा था जिसने वाकई दिल मोह लिया। बाकी तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, सब कुछ आते रहते हैं, लेकिन ये ट्वीट अगर आप देख लेंगे दोस्तों तो वाकई दिल खुश हो जाएगा आपका। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत हासिल होती है गावा के मैदान पर क्रिकेट टीम की, तो वाकई में एक ऐसा लगता है, वो भी 9 स्टार खिलाड़ी जो थे टीम से बाहर थे क्रिकेट के। देखिए स्टार बैट्समैन बाहर थे, लेकिन जीती इंडिया। अब शिवम श्रीवास्तव अमेठी से हैं, वो ट्वीट करते हैं, ऋषभ पंत #हिंदू 89 रन, सिराज मुसलमान 5 विकेट लिए उन्होंने, शुभमन गिल सिख 91 रन ठोक दिए, सुंदर ईसाई 62 रन ठोक दिए। बस जीत गया हिंदुस्तान। यही तो मेरा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन्होंने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो संघियों की औकात तो क्या है। चलिए आगे का विषय शुरू करते हैं दोस्तों, जिस आगे के विषय को मैं गंभीरता के साथ आपके बीच रखना चाहूंगा। यहां कोई नाटकीयता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके बीच वार्तालाप करना चाहूंगा। जैसे कि कल अर्णब गोस्वामी के बारे में बात हो रही थी कि अर्णब गोस्वामी ने जिस तरह से पीएमओ की गरिमा कम की है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पद का सम्मान गिराया है, उसी के बारे में बोल रहे थे राहुल गांधी, जिन्होंने बोला कि इंक्वायरी होनी चाहिए। उनका इशारा जो था सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ था, जिसमें वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। इस बीच जेपीसी कमेटी गठित होने की बात कही जा रही है, होगी कि नहीं होगी ये नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस की आज कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस ने आज बड़ा सटीक दाव खेला, और वो सटीक दाव सीधे अर्णब गोस्वामी पर था, ऐसे पत्रकार के ऊपर था जो पत्रकार हमेशा से मोदी जी का दाहिना हाथ कहा जाता है। अफवाहें फैलाने की जरूरत हो तो अर्णब गोस्वामी, वैसे तो पत्रकार बहुत हैं, दीपक चौरसिया भी हैं, अंजना ओम कश्यप भी हैं, शायद उनकी शैल, उनकी सिक्योरिटी शायद नहीं टूट पाई होगी, लेकिन अगर कभी ये गिरफ्तार हुए तो उनकी चैट से भी पता नहीं कितनी चीजें बाहर निकल करके चली आए। लेकिन अभी तो केवल अर्णब गोस्वामी की चैटें बाहर निकल के आई हैं, जो अपने विरोधी चैनलों को भी डाउन करा दिया करता था, पीएमओ का हवाला दिया करता था अपनी चैटों में। हालांकि खबरें झूठी दिखाता है, वो मानता है कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके बाद वो बोलता है हम टीवी पे नहीं दिखा सकते। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, जिसमें पवन खेड़ा जो है आक्रामक रूप से वार करते हैं सीधे प्रधानमंत्री जी की उस सरकार पर, जो सरकार आज
अर्णब गोस्वामी के कांड के बाद चुप पड़ी है। कोई भी मंत्री उसके बारे में जवाब नहीं दे रहा। लेकिन कांग्रेस इससे एक कदम आगे बढ़ करके सीधे सीधे अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे, जिसमें गृह मंत्री शामिल थे, जिसमें कानून मंत्री शामिल थे, सलमान रशीद, रक्षा मंत्री शामिल थे और सुशील शिंदे शामिल थे। आपको पता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एंटोनी और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, इन लोगों को लेकर के आई कांग्रेस। इन्होंने भी सवाल उठाए और सबसे बड़ा दर्दनाक पहलू यह था कि रक्षा मंत्री ने जहां एक बार यह कहा कि हमारे जमाने में भी एयर स्ट्राइक्स हुआ करती थी, लेकिन इसको हम पब्लिकली नहीं किया करते थे, लेकिन पब्लिकली हो गई और चुनाव में इसका फायदा उठाया गया। ये तो सबने देखा और मीडिया के द्वारा भी इसको खूब ढोल बजा बजा करके गाया गया। लेकिन सबसे सेंसिटिव बात आज बोली सलमान खुर्शीद साहब ने। सलमान खुर्शीद साहब ने बोला कि अरुण जेटली की मौत को बोल रहे, वेंटिलेटर पर क्यों रखा है, इसको जल्दी निपटा दो। इस तरह की असंवेदनशील भाषा इस्तेमाल अर्णब गोस्वामी को अपनी चैट में नहीं करनी चाहिए थी। कल को मोदी जी के खिलाफ करेगा और फिर एक प्रकाश जावड़ेकर जो बचाने आए थे उसको भी बोल रहा है वो यूजलेस। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपने ही नेताओं की बेइज्जती करते हैं, वो उनके लिए यूजलेस हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कहा सलमान खुर्शीद ने और क्या कहा पवन खेड़ा ने, यह बात सुन लीजिए। पवन खेड़ा ने जिस तरह से उड़ाया आज भारतीय जनता पार्टी को, वाकई में काबिल तारीफ था। मेरे वर्ड जो थे, उन वर्डों में उन्होंने साहित्य डाल दिया, वो आक्रोश डाल दिया जो आक्रोश हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता है। दोस्तों सुन लीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो हिस्से जिनका आपको इंतजार होगा। हालांकि ये मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन चलिए हम दिखाते हैं मेन हिस्से। आप बोर मत होइएगा, शॉर्ट लेके आएंगे, शॉर्ट काटेंगे और अर्णब गोस्वामी के चेहरे से नकाब उतारेंगे। सुन लीजिए मेन कांग्रेस के नेताओं के क्या कहना था, का क्या महत्व है हमारे गवर्नेंस में, हमारे संविधान और हमारी व्यवस्था में। और हम सभी लोग इस देश में जहां एक तरफ पार्लियामेंट पर निर्भर हैं, संसद पर अपना विश्वास रखते हैं, तो वो दूसरी ओर न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है कि जहां कभी कोई ऐसी बात उठती है जिस पर हम समझते हैं कि हमें कष्ट है, खेद है, तो हम न्यायपालिका के सामने जाया करते हैं। विश्वास है न्यायपालिका में। समय समय पर बहुत सारी बातें उठती हैं, अफवाहें उठती हैं, लेकिन हमेशा हमारा ये मत रहा है कि न्यायपालिका में अगर विश्वास खो दिया हमने तो फिर कुछ बचेगा नहीं। संविधान की सुरक्षा न्यायपालिका से होती है, संबंधित हैं। उसके बारे में जो टिप्पणी आई है वो टिप्पणी बहुत कष्टदायक है और इसलिए कुछ प्रश्न उठते हैं। और वो प्रश्न ये है, क्या जो बात हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका पर दबाव डालने का प्रयास या उन पर इन्फ्लुएंस डालने का प्रयास किया गया है जो अवैध है, और क्या इस प्रयास से क्या कोई गलत निर्णय न्यायपालिका से लेने में ये लोग सफल रहे, कामयाब रहे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर साथ ही साथ में बात आती है कि लॉ मिनिस्टर के साथ बैठक हुई। मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि लॉ मिनिस्टर का क्या दायित्व होता है। आई एम अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लॉ मिनिस्टर, एंड इफ अ लॉ मिनिस्टर is brought into the loop on something of this nature, it will be extremely unfortunate. Then finally have the BJP, I have no qualms in saying this, has the BJP let loose people whose job and whose mandate is to go and influence judges unconstitutionally, unlawfully? And what would the judges do, what would the judiciary do where it reacts, rightly so, it reacts to irresponsible reportage, it reacts with processes in their mante hain. We believe the courts are temples of justice,
और टेम्पल्स ऑफ जस्टिस में न्यायपालिका में, एक न्याय के मंदिर में आस्था के साथ हम जाते हैं, आस्था उसमें रखते हैं। इस आस्था को ठेस लगी है। दिस फेथ दैट वी हैव is being dented and is being attacked, and therefore we are extremely saddened and extremely upset by the judge. मैं उससे कोट कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये नोट दिया जाएगा, by the judge। फिर क्या बचेगा इस देश में अगर ये बात सच हो जाती है कि जजेस खरीदे जा सकते हैं। दूल्हा बिकता हुआ हमने सुना है फिल्म, लेकिन जज बिकेगा ये हमने कभी नहीं सुना। He was respected at the bar. We respect him at the bar, and he was respected in Parliament, irrespective of the differences we had across political lines. I think I will not be wrong in saying that if there was a channel of communication, even when there were very divided positions taken in Parliament, he was always, and I'm sure that Azad Saab would confirm this, that he was always willing to hear. And in that sense, one can say that he was an important pillar of parliamentary democracy that we valued and we cherished. The kind of conversations that have come about him is deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death. He was on his deathbed. And all his supporters, all his friends, all his contemporaries were very saddened that he left in life so early. And yet, here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly? What is it that they say that the government is maintaining him? In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है। मैं नहीं सोचता हूं कि इससे क्या काम करते हैं ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, टीआरएआई, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। जरा मुसीबत आई राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेने। ये प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट, माफ कीजिएगा, को कैसे आ जाती है? हाउ कैन अ लॉबीइस्ट हैव द कॉन्फिडेंस of dropping the name of the Prime Minister every second minute to fix rivals within the journalistic profession? The confidence with which Arnab Goswami flaunts his proximity with the Prime Minister. करने दो, मैं आपको फर्जी पब्लिक ओपिनियन बना कर दूंगा। क्या था क्विड प्रो को? ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि टीआरएआई, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं। अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, टीआरएआई को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख सीईओ हैं अर्नब गोस्वामी। विल द मीडिया डू सम इंट्रोस्पेक्शन माय फ्रेंड्स? ये आत्मचिंतन हम तो करते ही हैं, हम सबको करना होगा, क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है। अगर टीआरपी की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह किया जा रहा था, सरेआम दिख रहा था। इन हिज प्राइवेट
कॉन्वर्सेशन वेरी इंटरेस्टिंग, आप में तो सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फिर भी दोहराता हूं. इन हिज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, दिस मैन हु क्लेम्स टू बी अ जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी, believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined. And he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता. क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूर? दोस्तों, ये सुन लिया होगा आपने, पवन खेड़ा जिस तरह से आक्रामक हुए. अब इसमें मेरी कुछ टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पवन खेड़ा ने वो सारे सवाल पूछ लिए, सारे नंगे कर दी. मतलब सरकार, अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो आगे की बात है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को संसद में उठाएगी, इसका आश्वासन सारे नेताओं की तरफ से मिला है. लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साहिब जो हैं संसद सत्र जो बुलाया है राज्यसभा का, और वो सब गोल कर जाएं, और इसी बीच कोई बड़ी घटना भी हो सकती है. अब बड़ी घटना क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि संसद में गूंजेगा मामला तो बवाल तो मचना तय है. क्योंकि विपक्ष में एक ही आवाज है जिसका नाम है राहुल गांधी, और उसने कर दिया है. क्या बोले. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों.